देख रहे हैं अनकहा इश्क भाग एक। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जिसकी कल्पना हमने सपने में भी नहीं की होती। हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। हम हमेशा जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि जिंदगी हमें अपने हिसाब से चलाती है। जिंदगी में बहुत सारी चीजों पर हमारा वश नहीं होता और इश्क मोहब्बत उनमें से एक है। ये कब किसको किससे हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और कई बार इश्क का एहसास हमें उस इंसान से दूर जाने पर ही होता है। कुछ ऐसा ही हमारी आज की कहानी अनकहा इश्क में होगा। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। पर आगे बढ़ने से पहले हमारी पिछली कहानी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। बिल्डिंग में नए नए आए मल्होत्रा दंपति सभी लोगों के लिए आकर्षण और उत्सुकता के केंद्र बन गए थे। मिस्टर मल्होत्रा यानी कि आरव देखने में अगर मिल्स एंड बोन्स के नायकों की तरह टॉल डार्क एंड हैंडसम की परिभाषा में फिट बैठते थे, तो वहीं उनकी पत्नी मीरा भी कम नहीं थी। खिलता हुआ गेहुआ रंग, तराशे हुए नैन नक्श, 3 स्टेप्स पे कटे उसके काले घने बाल, लंबी छड़हरी और उस पर उसकी बड़ी बड़ी मुखर सी आंखें, एकदम मेड फॉर ईच अदर टाइप का कपल लगते थे। दोनों दोनों ही अलग अलग बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते थे। पर एक बात जो अजीब थी वो ये कि पिछले 3 महीनों की अवधि में दोनों को किसी ने भी कभी भी ना तो साथ कहीं आते देखा था, ना ही जाते। ना ही किसी ने उन्हें सामान्य दंपतियों की तरह कभी दोनों को प्यार मनुहार, झगड़ा तकरार, यहाँ तक कि बातचीत करते भी नहीं देखा था। एक बात की खलिश बिल्डिंग की औरतों में थी, वो ये कि 3 महीनों में उन्होंने बिल्डिंग में काम करने वाली लगभग हर बाई को उनके घर काम पर लगवाने के लिए भेज चुकी थी, क्योंकि वही तो थी उनकी अंडर कवर एजेंट, जो पूरी बिल्डिंग के एक एक घर की कुंडली पता लगाकर उन्हें देती थी। पर अफसोस, हर बार उन्हें मात खानी पड़ी थी, क्योंकि इसी एक बात पर दोनों मियाँ बीवी एक मत थे कि उन्हें बाई की कोई ज़रूरत नहीं है। आरव ज़्यादातर घर देर रात को लौटता था और कभी कभी तो रात भर घर नहीं आता था। मेरा फ्लैट ठीक उनके फ्लैट के सामने होने के कारण और अकेले रहने के कारण अपने फ्लोर पर हर फ्लैट में होने वाली हलचल और आते जाते कदमों की आहट से ही अंदर बैठे बैठे अंदाज़ा लगाती रहती कि कब कौन आया कौन गया। ये मेरा टाइम पास भी था, अकेलेपन को दूर भगाने का तरीका भी, और अपने अंदाज़ा लगाने की काबिलियत की एक्सरसाइज भी। शाहजहांपुर से अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए घर वालों से लगभग विद्रोह करके ही यहाँ आई थी। अब यहाँ मास कॉम की पढ़ाई के साथ साथ एक पब्लिशिंग हाउस में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। इतने समय में जो थोड़ी बहुत पहचान बन गई थी, मैं उसमें बड़ी खुश थी। हाँ, कभी कभी घर वालों की याद सताती तो खुद को ये कहकर समझा लेती कि अब तो कुछ बनकर ही घर वापसी होगी। वैसे फोन पर नियमित रूप से सबकी खैर खबर लेती रहती और हर फोन कॉल पर अम्मा कतार में लगे रिश्तों की जानकारी भी देती रहती। मुझे पता था कि अभी भी वो मेरा मन टटोलती रहती थी कि कहीं अगर एक बार मैं कमजोर पड़ जाऊं और वो आनन फानन में मेरी शादी करा के गंगा नहा लें। वो अपनी जगह गलत नहीं थी। परिवार की सबसे छोटी होने के कारण बस मैं ही जो थी, अभी तक उन्हें अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होने दे रही थी। खैर, बात फिलहाल मीरा और आरव की चल रही थी। सुबह सुबह वॉक से लौटते समय, काम पर जाते समय और कभी कभी तो वापस आते समय मीरा से मेरी एक छोटी सी मुस्कुराहट और हाय हेलो से शुरू हुई बातचीत अब थोड़ी बहुत आगे बढ़ने लग गई थी। इधर उधर की बात, मौसम का हाल, पड़ोसियों की ताक झाक और शहर के हालात जैसे टॉपिक हमारी उस चलते चलते होने वाली छुटपुट बातचीत का हिस्सा बन गए थे। लेकिन बातों में जब कभी परिवार या आरव का जिक्र आता, मीरा या तो एकदम चुप्पी साध लेती या बात बदल देती। ये बात मुझे कुछ अटपटी तो जरूर लगती, पर मुझे क्या के सिद्धांत को मानते हुए मैं भी इस बात को इग्नोर कर देती थी। पर उस दिन सुबह से ही जोर की बारिश हो रही थी, कहीं बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। सुबह से बैठे बैठे मैं भी बोर हो रही थी कि अचानक याद आया कि मीरा भी तो अकेली होगी। चलो आज पकौड़े बनाकर उसके साथ चाय पी जाए। और मैंने फटाफट पकौड़े बनाकर उसके फ्लैट की डोर बेल बजा दी। टिंग टोंग। हाय, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो क्या है ना कि इतने अच्छे मौसम में पकोड़े खाने का मन कर रहा था। सोचा अकेले क्या खाना, चलो तुम्हारे साथ बैठकर खाए जाए। अरे, नॉट एट ऑल, प्लीज आओ ना। पर पता नहीं क्यों मीरा के चेहरे पर आई हिचकिचाहट उसके शब्दों से मेल नहीं खा रही थी।
इसे अपने मन का ही वहम मानकर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और वैसे भी अब तो आ ही गई थी। हिचकिचाते हुए ही सही मीरा ने दरवाज़ा खोल दिया था। अंदर की सार सज्जा वाकई देखने लायक थी। दीवारों पर सजी खूबसूरत पेंटिंग, परिवार के सदस्यों की तस्वीरों का एक खूबसूरत कॉलाज, खूबसूरत इंडोर प्लांट और कॉर्नर में सजा पीतल का एक खूबसूरत नक्काशीदार एंटीक फूलदार। सब कुछ एकदम क्लासिक था और उसके लिविंग रूम को एक अलग ही भव्यता प्रदान कर रहा था। पर एक बात जो मुझे खटक रही थी, वो इतनी सारी तस्वीरों में एक भी तस्वीर आरव और मीरा के साथ साथ नहीं थी, बल्कि मीरा की तस्वीरें ना के ही बराबर थी। जो थी वो भी बचपन की ही लग रही थी। ऐसा कौन करता है? नई नवेली बीवी के साथ कोई फोटो ही नहीं। और मीरा, उसने कैसे ये बर्दाश्त किया अन्याय? माना आरव देखने में अच्छा है, पर मीरा किस तरह उससे कम नहीं है। ऐसे ही बेमतलब के ख्यालात मन में उठ ही रहे थे कि मीरा बोली, तुम बैठो, मैं अभी कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। कॉफ़ी नहीं, चाय। अगर अदरक हो तो वो भी डाल देना। अरे वाह, तुम्हें भी अदरक वाली चाय पसंद है? हाँ, क्या करूँ, शाहजहाँपुर से जो हूँ, कॉफ़ी का टेस्ट डेवलप नहीं कर पाई हूँ, कहकर मैं हंसी। वही मैं कहूँ कि तुमसे बात करके हमेशा कुछ अपना अपना सा क्यों लगता था। मैं बदायूं से हूँ, स्मॉल टाउन गर्ल। एकाएक मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यही कारण था जो मुझे उसकी ओर खींचता था। छोटे शहरों का अपनापन एक ऐसा अदृश्य बंधन है जो महानगरीय संस्कृति में भी सरासा परिचय सूत्र पाते ही प्रगाढ़ हो जाता है, सुख दुख साझा कर देता है। मेरी और मीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नहीं तो पूरी बिल्डिंग में मुझे वो और उसे मैं ही दोस्ती के लिए क्यों भाई? मीरा किचन में चाय बना रही थी और मैं वहीं घूम घूम कर सजी हुई पेंटिंग्स देखने लगी। तभी अचानक मेरी नज़र सामने के कमरों पर चली गई। दोनों ही कमरों का अरेंजमेंट ऐसा था जैसे कोई पीजी में रह रहा हो। एक एक सिंगल बेड, सिंगल अलमारी और एक कोने में छोटे से एंटीक रैक से सजा ड्रेसिंग टेबल जैसा अरेंजमेंट। अभी मैं किसी नतीजे पर पहुंचती या मीरा से कुछ पूछती, उससे पहले चाय लेकर आती मीरा का पैर वहीं पड़े डोर मैट में उलझ गया और ट्रे से चाय छलक कर मेरी कुर्ती पर आ गई। आई एम सॉरी, कहीं जल तो नहीं गई? अरे नहीं, इट्स ओके, बस मुझे ये चाय के दाग साफ करने हैं। वॉशरूम कहाँ है? आओ इधर मेरे बेडरूम में आ जाओ। वो खुले हुए दो कमरों में से एक में जाते हुए बोली। मेरा बेडरूम? कुल जमा दो लोग ही रहते हैं यहाँ इस घर में, वो भी मियाँ बीवी। फिर मेरा? ये ख्याल उसी समय मेरे दिमाग में आया था, पर उस समय ये सब पूछने से ज्यादा जरूरी था अपनी फेवरेट कुर्ती से दाग को हटाना। बाथरूम से लौटी तब तक मीरा दोबारा चाय बना लाई थी। मेरी वजह से तुम्हारा कुर्ता खराब हो गया। अरे बाबा, कहा ना, इट्स ओके, बस गीली हो गई है, अभी चेंज करके आती हूँ। कपड़े बदल कर आई तो देखा कि तब तक मीरा ने दूसरा कमरा बंद कर दिया था। चाय की चुस्कियां भरते हुए मैंने पूछा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछें? मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो। एक्चुअली कभी ना कभी तो ये सबको पता चलना ही है। मीरा चाय का कप लेकर आराम से सोफे पर दोनों पैर ऊपर करके बैठ गई थी। उसके चेहरे पर आते जाते भावों को देखकर मैं उसके मन में चलने वाले उथल पुथल का अंदाजा लगा रही थी। क्या पता चलना है सबको? क्या कहना चाह रही हैं? मुझे उस समय मीरा की आवाज़ ऐसा लगा कहीं दूर से आ रही हो। दम साधे में उसकी अगली बात का इंतजार कर रही थी और वो ना जाने किस शून्य को निहार रही थी कि अचानक वो बोली, मेरी मम्मी और आरव की मम्मी बचपन की सहेलियां थी। एक ही कॉलोनी में पास रहती थी। दोनों के पिता भी एक ही विभाग में थे। दोनों परिवारों के बीच एक तरह से पारिवारिक संबंध थे। साथ साथ स्कूल गए और फिर दोनों ने एक ही कॉलेज में स्नातक की परीक्षा भी पास करी। पर जहाँ एक और आरव की मम्मी की शादी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते होते ही एक व्यावसायिक परिवार में हो गई, वहीं मेरी मम्मी ने आगे की पढ़ाई जारी रखी और फिर बीएड करने के बाद उनका चयन एक महाविद्यालय में हो गया। वहीं उनकी मुलाकात मेरे पापा से हुई थी। वे भी उसी कॉलेज में पढ़ाते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों का मानसिक तालमेल एक ही क्षेत्र से जुड़े होने के कारण बहुत अच्छा था। पापा हालांकि एक बड़े व्यवसायी परिवार के सबसे छोटे बेटे थे, पर पारिवारिक व्यवसाय में रुचि ना होने के कारण स्वेच्छा से सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्होंने अध्यापन कार्य चुना था। उस पर भी परिवार के लोगों ने ये सोचकर ज्यादा विरोध नहीं किया कि 4 दिन का शौक है, लौट कर यहीं ही आएगा। पर अब पत्नी भी अपनी पसंद की लाने की बात पर तो विरोध होना ही था। काफी मार मनोबल के बाद हालांकि विवाह की अनुमति तो मिल गई, घर के लाडले बेटे होने के कारण, लेकिन माँ को कभी भी पूर्ण हृदय से स्वीकार नहीं कर पाए।
बात बात में दिए जाने वाले ताने, पापा के लिए आए एक से एक धनाढ्य परिवारों के रिश्तों का बखान, और फिर सारी बातों का जिम्मेदार मम्मी को ठहराकर घर में आए दिन होने वाले कलेशों से तंग आकर आखिरकार पापा ने अपना घर और अपने अधिकार दोनों ही छोड़कर अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली। हमारा घर बेशक दादी के घर जितना बड़ा और सुविधाजनक नहीं था, पर वहाँ शांति और सुकून था। जिंदगी के उन सभी उतार चढ़ाव के बीच अगर कोई था जो हमेशा मम्मी के साथ था, वो आरव की मम्मी ही थी। बीतते समय के साथ साथ आरव के पिता की छोटी सी दुकान उनकी कड़ी मेहनत और लगन के कारण एक बड़े एक्सपोर्ट हाउस में बदल गया था। साथ ही बदलने लगा था उनके घर वालों का रवैया भी। पैसों और बिजनेस में भागीदारी को लेकर उनके घर आए दिन पारिवारिक कलह बढ़ने लगी थी। उनके अपने सगे भाइयों ने उन पर बिजनेस में उनका हिस्सा अलग करने पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसी बीच अचानक एक बड़ा ऑर्डर रिजेक्ट होने के कारण आरव के पापा को भारी घाटा भी हुआ। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो शायद संभाल ले जाते, पर उसी समय उनके भाइयों द्वारा संपत्ति के बंटवारे को लेकर भेजे गए कानूनी नोटिस का आघात वो सह नहीं पाए, और एक दिन वो सोए तो फिर दोबारा नहीं उठे। अचानक हुए हृदयघात के कारण वो नन्हे आरव और आंटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उस समय आरव मात्र 5 साल के थे और मैं 2 साल की। पारिवारिक कलह और षड्यंत्रों के प्रभाव से आरव के बचपन को दूर रखने के उद्देश्य से आंटी ने उसे अपने से दूर नैनीताल हॉस्टल में भेज दिया। उनके घर वालों ने एक बार फिर इस घड़ी में भी परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए उनसे उनका सब कुछ छीन लेना चाहा। पर ऐसे वक्त में माँ और पापा ने आंटी के साथ खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ने का हौसला और हिम्मत दी, और एक बार फिर से बिजनेस की बागडोर अपने हाथों में लेने में मदद करी थी। आरव इन सब उलझनों और परेशानियों से दूर पूरी जिंदगी हॉस्टल में ही रहे। छुट्टियों में आते भी तो आंटी तमाम परेशानियों की परछाई भी अपने चेहरे पर आने नहीं देती थी। समय के साथ साथ माँ और आंटी एक दूसरे के और भी करीब आ गई थी। हम यानी कि मैं, माँ और पापा अक्सर आंटी के घर आते जाते। वो भी अपने हर सुख दुख के पल हमारे साथ ही बांटती थी कि एक दिन अचानक बाजार से लौटते हुए एक एक्सीडेंट में पापा की मृत्यु हो गई। अब बस माँ और आंटी ही थी एक दूसरे के सुख दुख की साथी, और थी मैं, उनकी सटूट मित्रता की एकमात्र साक्षी। मैं उन दिनों अपने इंटर के बाद दिल्ली गई हुई थी। वहीं के कॉलेज में मेरा सिलेक्शन बीटेक में हो गया था। अभी पहुंचे हुए 2 दिन नहीं हुए थे कि मुझे अपनी जिंदगी की दूसरी हृदय विदारक घटना की खबर मिली। माँ को साइलेंट हार्ट अटैक पड़ा था। हमेशा से हर परेशानी को एक चुनौती समझकर स्वीकार करने वाली माँ, मेरे लिए एक मजबूत ढाल बनकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली माँ। भगवान ने भी छल से ही ठगा था उनको, वरना बगैर किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या के मेरी स्मार्ट माँ को ऐसे ही मुझसे छीन सकते थे। ये उनकी इच्छा शक्ति ही थी जो मेरे पहुंचने तक वो अपनी सांसों की डोर को थामे रही। जब मैं माँ के पास पहुंची तब उनकी हालत बहुत नाजुक थी, पर उस हालत में भी मुझे देखकर पल भर को ही सही आई चमक मुझे जिंदगी भर नहीं भूल सकती है। मीरा की आवाज़ बोलते बोलते रूंध गई थी और गालों पर यत्न से छुपाई गई आंसू की बूंदें आखिरकार लुढ़क कर आई थी। कितना कुछ सहा है इसने इस छोटी सी उम्र में, ये सोचते सोचते अचानक मुझे अम्मा की याद आ गई। वो भी तो ऐसे ही रोज मेरा रास्ता देखती हैं, और एक मैं हूँ जो अपनी ही जिद में वहां नहीं जाती। कल अगर उनको कुछ ख्याल मात्र से ही मेरा दिल बैठने लगा था। इस इतवार को अम्मा से मिलने जाऊंगी, ये निर्णय भी मैंने मन ही मन ले लिया था। थोड़ा रुककर मीरा फिर बोली, माँ ही आपकी जिंदगी में वो नेमत होती है जिसका महत्व उसके जाने के बाद और भी पता चलता है। अपनी उस नाजुक हालत में भी अगर उन्हें किसी की चिंता थी तो वो मैं थी। मानसी आंटी हमेशा की तरह उनके साथ थी। माँ बार बार उनसे एक ही बात दोहराई जा रही थी, मेरी मीरा का ध्यान रखना। आंटी का बार बार उन्हें सब कुछ ठीक हो जाएगा का आश्वासन उन पर कोई प्रभाव डालने में असमर्थ था। पता नहीं वो आंटी से क्या सुनना चाह रही थी। अंततः आंटी ने आंसू भरी आंखों से उनका हाथ पकड़कर कहा, वैसे तो ये बात मैं तुमसे कब से कहना चाह रही थी, पर ऐसे कहनी पड़ेगी ये नहीं सोचा था। मैं मीरा का हाथ अपने आरव के लिए तुमसे मांग रही हूँ। मैं मीरा को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखूंगी, अपनी बहू बनाकर। अब से ये तेरी नहीं मेरी बेटी है। अचानक से माँ के चेहरे पर एक अनोखी सी शांति छा गई, और जब तक मैं या मानसी आंटी कुछ समझती, माँ हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर पापा के पास जा चुकी थी। पापा जो मम्मी से 1 साल पहले ही हमें छोड़कर जा चुके थे। माँ को अगर पूरी दुनिया में पापा के बाद किसी पर विश्वास था तो वो मानसी आंटी ही थी।
शायद उनके मेरी जिम्मेदारी लेने के आश्वासन मात्र से ही वो शांति से जा सकी थी। मैं घर का सारा सामान बेच बाच कर अपने ज़रूरी सामान के साथ आंटी के घर शिफ्ट हो गई थी और 15 दिन बाद कॉलेज ज्वाइन करने वापस दिल्ली चली गई थी। माँ के बाद वैसे भी उस शहर में एक एक दिन गुजारना मुझे भारी लग रहा था, मानो पूरा का पूरा शहर अजनबी हो गया था। जहाँ से जाने के ख्याल को भी मैं सह नहीं पाती थी, वहाँ एक एक दिन बिताना मुझे किसी सज़ा से कम नहीं लग रहा था। मानसी आंटी का स्नेही व्यवहार भी मेरे दुख को कम नहीं कर पा रहा था। लगता था बस एक बार माँ की गोद में मुंह छुपाकर जी भर के रो लूं तो शायद चैन मिल जाए। अचानक वो मेरा अपना शहर मेरे लिए पराया हो गया था। मैंने दिल्ली आकर खुद को पूरी तरह पढ़ाई में व्यस्त कर लिया था। किसी से बात करने की, मिलने जुलने की और किसी भी तरह की गतिविधि में मेरी दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वो सब शायद माँ के जाने के दुख को भुलाने का मेरा अपना तरीका था। मुझे कॉलेज में घमंडी, किताबी कीड़ा, खड़ूस जैसी उपाधियाँ मिलने लगी थी, पर मेरे उस स्वभाव का कारण जानने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। हम अक्सर दूसरों के व्यवहार, उनके स्वभाव को देखकर उनके प्रति अपने मन में उनके लिए राय बना लेते हैं, बगैर ये जानने की कोशिश किए कि आखिर वजह क्या है। आरव का चयन बीटेक करने के बाद आईआईएम अहमदाबाद में हो गया था। छुट्टियों में हम दोनों घर आते, पर मैं जहाँ एक ओर अपने कमरे में ही बंद रहती, वहाँ दूसरी ओर आरव अपने दोस्तों में। मेरी बातचीत बस आंटी से ही होती, वो भी तब जब आरव घर पर नहीं होते। माँ की मृत्यु ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मुझे कहीं ना आना जाना पसंद था, ना ही किसी से मिलना। मैं एकदम गुमसुम सी हो गई थी। ऐसे में मानसी आंटी ही मुझे अक्सर खींच खांच कर कभी मूवी तो कभी शॉपिंग पर ले जाती, तो कभी मेरी पसंद के डिशेस बनाती। पर आंटी का मुझसे इतना प्यार जताना आरव को समझ नहीं आता था। उसके लिए मैं एक ऐसी अनचाही मेहमान थी जो अचानक उसके परिवार का हिस्सा बन बैठी थी। मेरे माँ और आंटी के प्यार भरे उस रिश्ते से वो हमेशा से अनजान जो थे। तुम्हारी आरव से कभी बात नहीं होती थी? आखिरकार बचपन से साथ साथ थे तुम दोनों? नहीं, मैंने तो जब से होश संभाला था हमेशा आरव को हॉस्टल में ही देखा था, और छुट्टियों में जब वो घर आता भी तो वो अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता था। कभी कभार हम लोग उसके घर जाते भी तो वे थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करके अपने कमरे में घुसा रहता। बार बार आंटी के बुलाने पर भी वो बाहर नहीं आता था। अंकल के बाद बाहर भेज दिए जाने के कारण वो कुछ अंतर्मुखी सा हो गया था। उसके मन में क्या चलता था वो किसी से शायद ही कहता था। वही हाल उसका भी तभी भी था। कभी कभार आंटी का दिल रखने की खातिर अगर वो मेरी और आंटी के साथ बैठ भी जाता, तो भी मेरे और उसके बीच ढूंढने पर कोई भी ऐसी याद नहीं मिलती जिसकी डोर पकड़कर हम दोनों कोई बात कर पाते। बल्कि बचपन की बातों का जिक्र होने पर आंटी को हर बार कोई ना कोई मेरे बचपन की बात ऐसे ज़रूर याद आ जाती, जिस पर हम हंस पड़ते, और हमारी उन यादों में खुद को ना पाकर आरव का मूड खराब हो जाता। इंसान के लिए बचपन की याद एक ऐसी अनमोल धरोहर होती है जो पूरी जिंदगी उसको उन खूबसूरत पलों से जोड़े रखती हैं, और आरव के पास शायद वही नहीं थी। इसी कारण ऐसे किसी भी प्रसंग के शुरू होते ही वो उसी क्षण वहां से उठकर चला जाता और खुद को दोस्तों और पार्टियों में ही व्यस्त रखता। आंटी अगर उसको उनके साथ समय ना बिताने का कभी उल्हाना देती, तो वो भी पलटकर एक ही जवाब देता, मेरा है ना आपके पास, फिर मेरी क्या ज़रूरत है आपको। समझ लीजिए अभी भी हॉस्टल में ही हूँ। उसकी ऐसी बातें आंटी को अंदर तक कितना आहत कर जाती, ये जानने की आरव ने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी, ना ही उनकी आंखों में छिपी नमी को देखने की। ये सब पता नहीं क्यों मुझे एक अपराध बोध से भर देता था, और मैं खुद को माँ बेटे के बीच एक अनचाही दीवार सा पाती थी, और अक्सर किसी न किसी बहाने से छुट्टियों के खत्म होने से बहुत पहले ही हॉस्टल लौट जाती थी। मेरे जाने के बाद भी आरव घर पर कम ही टिकते थे। माँ से प्यार तो करते थे, पर कहीं ना कहीं बचपन से ही माँ से अलग होकर हॉस्टल भेज दिए जाने के कारण उसमें एक नाराज़गी भी थी, और इसके लिए वो अब आंटी से दूर दूर रहकर पता नहीं उनको सज़ा देते थे या खुद को। दिन यूं ही बीत रहे थे। मेरे बीटेक पूरा हो चुका था और कैंपस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन बेंगलुरु की एक नामी बहुराष्ट्रीय कंपनी में हो गया था। मैंने निर्णय कर लिया कि अब मैं माँ बेटे के बीच हमेशा के लिए हट जाऊंगी, वहीं बेंगलुरु में स्थायी रूप से बस जाऊंगी। मुझे अब भी देखकर आरा के चेहरे पर आते नाराज़गी और चिढ़ के भाव बखूबी याद थे, पर इस बात से मुझे गुस्सा नहीं आता था। मेरा बचपन माँ और आंटी के साथ बीता था। उनके साथ सुख दुख, खुशी और मायूसी के पलों को बहुत करीब से जिया और महसूस किया था मैंने। हमारी माँ जी साझा था, और इसी बात से आरव खफा रहते थे।
हमेशा हमेशा के लिए बंगलुरु जाने से पहले एक आखिरी बार मैं आंटी के पास जाना चाहती थी। सही, पर आती जाती रहूंगी ये आश्वासन देने के लिए। पर दुनिया में अगर इंसान का सोचा हुआ ही सब कुछ हो जाता, तो वो शायद ऊपर वाले के अस्तित्व को ही नकार देता। मेरे साथ भी इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार जब आंटी के पास आई तो वे मुझे काफ़ी कमज़ोर और थकी थकी सी लग रही थी। मेरे बार बार पूछने पर भी जब उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो पहली बार आंटी के फैमिली डॉक्टर से मिलकर आंटी की जानकारी लेने का फैसला कर लिया। वहां जाकर जो कुछ भी डॉक्टर माथुर से सुना, वो मेरी रातों की नींद उड़ा देने के लिए काफ़ी था। आंटी कैंसर की बीमारी से एक लंबे समय से जूझ रही थी और अब शायद उनके पास बहुत कम वक्त बचा था। ये जानकर मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन निकल गई थी। माँ के बाद अगर इस दुनिया में मेरा कोई था तो वो आंटी ही थी। मैं उनसे अगर दूर जाने की सोच भी रही थी तो वो भी उन्हीं के लिए, पर यहाँ तो वो ही मुझे अकेला छोड़कर जाने को तैयार थी। में वक्त ने भी आरव का उनके पास ना होना मुझे गुस्सा दिला रहा था। जी में तो आ रहा था कि फ़ोन करके खरी खरी सुना दूं, पर फिर सोचा कि वो भी तो मेरी तरह अनजान ही है। उस दिन ज़िंदगी में पहली बार मैंने आरव को फ़ोन किया था, ये बताने के लिए कि आंटी की तबीयत ख़राब है, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। पर आरव ने कुछ नहीं बोला, बस हाँ हूँ करके फ़ोन रख दिया था। एक पल को मुझे लगा कि शायद माँ की बीमारी की बात सुनकर वो निशब्द हो गया था। पर धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया, न आरव आया न उनके आने की कोई खबर। हर आहट पर आंटी का बेसब्री से दरवाजे को देखना, रात में दिन में बार बार अपना मोबाइल चेक करना, ये देखने के लिए कि शायद आरव का कोई मैसेज हो, मुझे द्रवित कर रहा था। उनके चेहरे पर बढ़ती मायूसी आरव के प्रति मेरे गुस्से को और बढ़ा रही थी। थक के मैंने उसे दोबारा फ़ोन किया। इस बार आंटी की बीमारी का नाम लेते ही आरव मुझ पर ही बरस पड़े। क्यों बार बार फ़ोन करके मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? तबीयत खराब है तो क्या हुआ? तुम हो तो वहाँ माँ की लाडली, उन्हें मेरी क्या ज़रूरत? और हाँ, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर मुझे बुलाने के लिए फ़ोन कराया करवाया है। पिछले कई महीनों से माँ ऐसा ही कर रही है। उस दिन पहली बार मुझे आरव से ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आया। क्यों माँ ने मुझे ज़बरदस्ती माँ बेटे की ज़िंदगी में धकेल कर दीवार बना दिया था। अगले दिन आंटी की दवाइयों का पर्चा ढूंढते समय मुझे उनकी डायरी मिली। आंटी डायरी पे लिखती थी, ये मुझे आज ही पता चला था। मेरी माँ और आंटी की एक कॉमन आदत। पहले पन्ने पर आरव के जन्म की तस्वीर के साथ आंटी की उससे जुड़ी हर उस याद उस डायरी में कैद थी। अंकल की मृत्यु के बाद आरव को हॉस्टल भेजने की तकलीफ, उसकी यादों के सहारे गुजारे गए उनके एक एक दिन की पीड़ा, सिर्फ आरव की सुरक्षा और उज्जवल भविष्य की खातिर आंटी कैसे मरमर कर जीती रही। आरव का उनसे रूखा बर्ताव, घर आकर भी उनसे दूर दूर रहना, उन्हें अंदर तक कितना आहत कर देना, ये सब सहना उनके लिए कितना मुश्किल था। पर फिर भी जिस सहजता और संयम से अपनी सभी भावनाएं छुपाकर उन्होंने अपने सभी कर्तव्य निभाए थे, ये जानकर मेरे मन में उनके लिए प्यार और सम्मान और भी बढ़ गया था। अब मुझे आरव पर गुस्सा कम दया ज़्यादा आ रही थी। कैसे वो बेटा होकर भी अपनी ही माँ को समझ नहीं पाया, और जो वक्त वो उनके साथ गुजार कर जीवन भर की यादों की पूंजी जुटा सकता था, कैसे उसने बेमतलब के दोस्तों के साथ बिताकर व्यर्थ गवा दिया था। मन ही मन कुछ सोचकर एक बार फिर ढीठ बनकर मैंने उसे फ़ोन किया। इस बार उससे भी कुछ ज़्यादा रूखी तरह बोला, देखिए मुझे बार बार आपको फ़ोन करने का कोई शौक नहीं है। आपकी माँ की तबीयत वाकई काफ़ी ख़राब है, जितनी जल्दी हो सके आने का कष्ट करें, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। इतना कहकर ही मैंने फ़ोन लगभग पटक दिया था। पता नहीं मेरे शब्दों का असर था या कहीं न कहीं आरव को भी स्थिति का अंदाज़ा हो गया था। आरव अगले ही दिन आ गया था, पर अकेले नहीं। इस बार आरव अकेले नहीं थे, उसके साथ आई थी उसकी गर्लफ्रेंड वृंदा। पसरा सन्नाटा देखकर आरव को पहली बार शायद माँ की उनकी उपस्थिति की अहमियत का पता चल रहा था, क्योंकि आंटी तो उसके आने के एक हफ्ता पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देती थी, और जिस दिन आरव को आना होता था उस दिन घर की रौनक ही और होती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरे घर में एक सन्नाटा पसरा हुआ था, और आज उसे पूरे माहौल में एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि आज वहाँ सब कुछ था, नहीं थी तो बस माँ। क्योंकि आरव को फ़ोन करने के बाद से ही आंटी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी, और डॉक्टर अंकल की सलाह मानते हुए मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। और तब से वही उनके पास बैठी आंटी को दिलासा दे रही थी कि बस आरव आते ही होंगे। और सच कहूँ तो उस दिन आरव को हॉस्पिटल में देखकर मुझे शायद पहली बार इतनी खुशी मिली थी। हॉस्पिटल के बेड पर बेसुध देखकर आरव बेइंतहा घबरा गए थे।
एक बार कातर नजरों से मेरी ओर देखा, फिर डॉक्टर से मिलने चले गए। लौट कर आए तो उनके चेहरे पर छाई निराशा की कालिमा बता रही थी कि डॉक्टर ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया है। उस नीम बेहोशी की हालत में भी आंटी बस आरव को ही पुकारे जा रही थी, और आरव चुपचाप सर झुकाए माँ का हाथ थामे वहीं बैठ गए थे। इस पूरे घटनाक्रम में जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, वो थी वृंदा। वो हॉस्पिटल में कितनी असुविधा महसूस कर रही थी, उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस संवेदनशील स्थिति में भी थोड़ी देर वहां रुकने की औपचारिकता निभाकर उसने आरव से घर जाने की इच्छा प्रकट की, जिसे आरव ने चुपचाप मान लिया और मुझसे उसे घर पर छोड़ने का प्रबंध करने के लिए रिक्वेस्ट करी। मैं भी वहां रात भर से ऐसे ही बैठी थी, और मुझे घर जाकर आंटी के लिए कुछ ज़रूरी सामान भी लाना था, तो लिहाजा मुझे उससे लेकर जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी मैं कुछ समय आरव और आंटी को अकेला छोड़ना चाह रही थी। परसों की शिकायतों को दूर करने के लिए उनके पास वक्त बहुत ही थोड़ा ही बचा था। घर आकर वृंदा का लॉबी में पड़ा सामान उठवाकर गेस्ट रूम में रखवाया, पर वहां जाकर आराम करने में उसकी दिलचस्पी कुछ कम ही लग रही थी। वो जिस तरह घूम घूम कर घर को देख रही थी, उससे ये स्पष्ट पता चल रहा था कि शायद आरव के बारे में उसे अभी तक कुछ बातें थी जो नहीं पता थी। घर की आलीशान भव्यता से वो खासी प्रभावित नजर आ रही थी, और मुझसे कुछ खफा। कारण ना मुझे पता था, ना जानने में कोई दिलचस्पी थी। आरव के घर आने से आंटी की हालत में काफी सुधार आने लगा था। दिन रात आरव बस वहीं माँ के पास बैठे रहते। पता नहीं दोनों माँ बेटे धीरे धीरे क्या बातें करते रहते थे। कभी दोनों हंसने लगते थे, तो कभी दोनों की आंखें नम हो जाती थी। और उन दोनों को एक साथ इस तरह देखना मुझे एक अलग ही तरह का सुकून दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो एक बुरा सपना बीतने को है, अब सब ठीक हो जाएगा। घर पर वृंदा का व्यवहार दिन प्रतिदिन अधिकारपूर्ण होता जा रहा था। वो घर पर सबसे इस तरह बर्ताव कर रही थी मानो अब वो सब कुछ उसे ही संभालना है। बजाय कुछ समय हॉस्पिटल में आंटी के साथ बिताने के, वो कभी ड्राइंग रूम की सेटिंग बदलती, कभी किचन में कुछ न कुछ बदलाव करती। मुझे ये सब इस मौके पर अजीब तो लगता, पर ये सोचकर नज़रअंदाज कर देती कि आज नहीं तो कल ये सब इसी को तो संभालना है। समझने दो यहाँ की व्यवस्था, पर उसका हर बात पर अपनी मर्जी करना, नौकरों पर हुक्म चलाना, घर के सबसे पुराने नौकर रघु काका को बहुत अखर रहा था। एक आध बार मुझसे भी दबे स्वर में नाराजगी जाहिर की, तो मैंने हंसकर टाल दिया। काका, ये तुम्हारी नई मालकिन है, ज्यादा पंगा मत लेना। पर यह बात काका को कुछ अच्छी नहीं लगी थी, और वो पता नहीं क्यों बड़बड़ाते हुए चले गए थे। हॉस्पिटल में एडमिट कराए करीब हफ्ता हो गया था। उनकी हालत में अब काफ़ी सुधार भी हो गया था। जब से आरव आए थे वो दिन रात वही माँ के पास ही रहने थे, मानो कई सालों की कमी को पूरा कर लेना चाहती हूँ। मैं हॉस्पिटल तो रोज जाती, पर वही उनके रूम के बाहर पड़ी बेंच पर बैठी रहती। पता नहीं क्यों माँ बेटे के बीच खुद को एडजस्ट करने की बजाय दोनों को साथ बतियाने देखना ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। उस दिन हॉस्पिटल पहुंची तो आंटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आरव वहीं पड़ी बेंच पर सो रहे थे। मैंने दवाई खिलाने के लिए आंटी को जगाया तो वो भी जग गए। उसके उठने के बाद मैंने हमेशा की तरह बाहर जाने लगी, तो इतने दिनों बाद पहली बार आंटी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और धीरे धीरे कहने लगी, मैंने शिखा से वादा किया था कि तुम्हारा ध्यान रखूंगी, पर तब मैं ये कहाँ जानती थी कि मेरी नन्ही सी नाजुक सी हर बात पर आंखों भिगोने वाली मीरा अंदर से इतनी मजबूत निकलेगी। बेटा, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। तुम आज मुझसे ये वादा करो कि मेरे बाद तुम मेरे आरव का, मेरे घर का ख्याल रखोगी। कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर भी कह रहे हैं आप जल्दी ही घर जाएंगी, और आपको मेरा ख्याल रखना है, मम्मी से वादा किया था ना आपने। कहते कहते मेरा गला रूंध गया, और इतने दिनों से छुपा कर रखे आंसू पता नहीं क्यों बह निकले थे। माँ वृंदा भी तो है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। आरव की बातों को लगभग नजरअंदाज करते हुए आंटी बस बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मेरा मुझसे वादा करो तुम आरव को कभी अकेला नहीं छोड़ दोगी, हमेशा इसके साथ रहोगी। मेरे लिए स्थिति बहुत असहज होने लगी थी कि आंटी ने आरव का हाथ पकड़कर मेरे हाथों पर रख दिया और बोली, इसे मेरी अंतिम इच्छा समझना। मैं चाहती हूँ तुम और आरव ऐसे ही हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रहो, पति पत्नी के रूप में। और अचानक उनकी सांसों की डोर टूट गई। माँ के बाद इस तरह आंटी का मुझे छोड़कर जाना मेरे लिए इतना दुखद होगा मैंने सोचा भी नहीं था। कहाँ मैं उनसे दूर जाना चाहती थी, कहाँ वो ही मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। आंटी अपनी अंतिम इच्छा कहकर ही नहीं, बल्कि उसे पूरा करने का पूरा इंतजाम भी करके गई थी।
उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मेरे और आरव के नाम आधी आधी कर दी थी, इस शर्त के साथ कि हम दोनों को विवाह करके पूरे 2 साल साथ रहना होगा। उसके बाद ही हम इसको पाने के अधिकारी होंगे, और अगर इससे पहले हम अलग हुए तो तत्काल प्रभाव से सारी संपत्ति धर्मार्थ ट्रस्ट को चली जाएगी। जाते जाते एक बार फिर आंटी मुझे आरव का गुनहगार बना गई थी। ये बात वृंदा को जाहिर सी बात है सख्त बुरी लगी थी, और वो उसी शाम वापस लौट गई। वे आरव और मैं अपनी अपनी सज़ा काटने को एक दूसरे से नाखुश नाराज, पर फिर भी साथ साथ एक ही छत के नीचे अजनबों की तरह। बोलते बोलते मीरा की आंखें भर आई थी। थोड़ा रुक कर मैं बोली, यार मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हारे जैसी लड़की इतना सब होने पर भी चुप कैसे रह गई। बताया क्यों नहीं आरव को कि ये सज़ा तुम्हारे लिए भी उतनी ही तकलीफ दी है जितना वो इसे अपने लिए समझ रहा है। कहते तो तब ना जब हमारे बीच कभी कोई बात होती। आज भी हम दोनों साथ होकर भी एक दूसरे के लिए अजनबी ही हैं, अपने अपने खोल में बंद। हम दोनों अपने खर्चे खुद उठाते हैं, अपना अपना काम खुद करते हैं, और ये सिलसिला पिछले 1 साल 10 महीने से यूं ही चल रहा है। इसी दौरान आरव ने 2-3 नौकरियां भी छोड़ दी, शायद उन्हें किसी की तलाश थी, और मैं भी हर जगह उनके साथ एक अनवांटेड गेस्ट की तरह यहाँ वहाँ घूमती रही, अपने करियर को दांव पर लगाकर, क्योंकि आरव का ऐसा मानना है कि मेरी ज़िंदगी का तो मकसद पूरा हो गया, उसकी माँ की दौलत में आधे हिस्से की अधिकारी बनकर। अब मुझे और क्या चाहिए। वो तो बस एक एक दिन गिन रहा है पूरे 2 साल होने का, ताकि वो मुझसे तलाक लेकर वृंदा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। वृंदा, वो तो तभी वापस चली गई थी ना। हाँ, पर आरव ने उसे ढूंढकर 2 साल और इंतजार करने के लिए महीनों मनाया, और आजकल वो यही है, इसी शहर में आरव ही की कंपनी में। ओहो, तभी आरव अक्सर रात को देर से घर आता है। हाँ, वृंदा को क्लब, लेट नाइट पार्टीज वगैरह बहुत पसंद है। वो काफ़ी कूल टाइप है, यू नो। हाँ, पर प्लीज़ बुरा मत मानना, तुम्हारे मिस्टर सड़ू हैं काफ़ी फूल टाइप। वो इन्हें आराम से घुमा रहे हैं और ये घूम रहे हैं। अरे नहीं, बल्कि मुझे तो काफ़ी सीरियस लगती है आरव को लेकर, वरना 2 साल इंतज़ार कौन करता है। इन जनाब के तो 2 महीने बाद पूरी ना सही आधी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, बढ़िया जॉब है ही, और वृंदा भी मिल जाएगी। और तुम्हारा क्या? ये कैसा रिश्ता और ये कैसे जिम्मेदारी निभाई तुम्हारी आंटी ने अपने बददिमाग और ढीठ लड़के को तुम्हारे पल्ले बांधकर। एक गहरी सांस लेकर मीरा बोली, यही पहेली तो आज तक मैं भी नहीं समझ पाई हूँ। हाँ, पर ये ज़रूर पता है कि 2 महीने बाद मुझे क्या करना है। मैंने सोच लिया है कि अपने हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी आरव के नाम करके मैं हमेशा हमेशा के लिए कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी, जहाँ मेरी पिछली ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी निशानी ना हो। क्वालिफाइड हूँ, अपना गुजारा आराम से चला लूँगी। पर हाँ, ये बात पक्की है, इस पैसे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, जिसके कारण मैंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय और अवसर गंवाने पड़े हैं। अपने आत्मसम्मान पर लालच का धब्बा मुझे अब गवारा नहीं है। बोलते बोलते एक बार फिर मीरा का गला भर आया था। मीरा के साथ साथ बैठे बैठे कितना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। अचानक घड़ी पर निगाह पड़ी तो देखा रात के 9 बज रहे थे। मैं एकदम से उठकर खड़ी हो गई। अरे क्या हुआ, ऐसे एकदम से कैसे खड़ी हो गई? मीरा ने मुझे जाने को तैयार देखकर पूछा। घड़ी देखो, 9 बज रहे हैं। आज पूरा दिन बीत गया पता ही नहीं चला। तो क्या हुआ, अब चलो खाना खाकर ही जाना, और सामने ही तो जाना है, कौन सा बहुत दूर है। प्रस्ताव तो अच्छा था, कोई और दिन होता तो शायद मैं रुकने से पहले सोचती भी नहीं, पर आज पता नहीं क्यों ये ख्याल आ रहा था कि रोज़ अम्मा याद से मुझे रात को ठीक 9:30 बजे वीडियो कॉल करती हैं, और मैं कभी उठाती हूँ कभी भूल जाती हूँ। कल अगर अम्मा ना हुई तो किसे मेरी इतनी फिक्र होगी। अरे नहीं मीरा, 9:30 बजे अम्मा की वीडियो कॉल आती है, अगर बात नहीं होगी तो उन्हें रात भर नींद नहीं आएगी। चलो मैं फिर तुम्हें नहीं रोकती, पर सच में आज तुमसे ये सब कहकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे ऊपर रखा कोई बोझ उतर गया। थैंक्स मेरी बकबक इतनी देर तक सुनने के लिए। वाह जी वाह, दोस्त भी बोलती हो और थैंक्स भी बोल रही हो। इतनी फॉर्मल होगी तो मैं नहीं आती यहाँ दोबारा। चल कोई नहीं, तो मैं आ जाऊंगी, कहकर मीरा मुस्कुराई। ये की ना दोस्तों वाली बात। चल अब चलती हूँ, नहीं तो अम्मा का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मीरा से विदा लेकर अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलते वक्त मैं उसी के बारे में सोच रही थी। इतनी सुघड़, सुंदर और काबिल लड़की को कहाँ इमोशनल बंधनों में बंधकर उसकी आंटी चली गई। आज उसकी माँ होती तो क्या ऐसा होता, और कहीं होती तो पति 100 नाज नखरे उठाकर भी ऐसी पत्नी मिलने पर अपने भाग्य मानता,
और वो एक है मिस्टर सड़ू, जो अचानक इस वृंदा के पीछे पड़कर ऐसी सोने सी पत्नी को गवा रहा है। अचानक मुझे आरव और वृंदा पर जोर का गुस्सा आने लगा, जो कि मेरे सभी ख्यालों के साथ घड़ी पर निगाह पड़ते ही छूमंतर हो गया। जल्दी जल्दी फ्रिज से सब्जी और आटा निकालकर सब्जी गर्म करी और झटपट रोटियां सेक कर खाने ही बैठी थी कि अम्मा की कॉल आ गई। आप खाना खा रही है सुबह के बाद? अम्मा को सुबह शाम मैंने क्या खाया इसकी अपडेट देनी ज़रूरी थी, जो आज मैंने नहीं दिया था और अब सामने था उनका रैपिड फायर राउंड। नहीं अम्मा, खाया था, सामने एक सहेली बन गई है उसके साथ। कौन सी सहेली? हमें तो नहीं बताया आज तक किसी सहेली के बारे में। अरे बताया तो था अम्मा, तुम्हें भूल जाती हो। वही जो सामने रहती है सुंदर सी। चल छोड़ अपनी सहेली को, देख तो कौन आया है। अचानक स्क्रीन पर विशाल भैया दिखे, मेरी ताई जी के बेटे और मेरे फेवरेट भैया। मैं खुशी से चीख पड़ी, विशाल भैया आप कब आए यूएसए से? आज सुबह ही आया हूँ छुटकी, और अब घर में ही कैद हूँ। अच्छा जी, अब घर कैद लगने लगी? क्यों, कोई भाभी तो नहीं छोड़ आए वही पसंद करके? तू नहीं सुधरेगी। कैसी पढ़ाई कर रही है तू वहाँ? कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। वहाँ कोविड किस पूरी तरह से फैल रहा है। इससे पहले सारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो जाए मैं यहाँ लौट आया। 2 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते पहले क्या फ़र्क पड़ता है। फिर भी एयरपोर्ट पर सभी बाहर से आने वालों को एहतियातन 14 दिन की घर पर ही रहने की सलाह दी गई है, इसीलिए घर पर कैद हूँ। हाँ, कुछ तो मैंने भी सुना है, पर यहाँ तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं सुना। नहीं सुना तो अच्छी बात है, फिर भी अपना ख्याल रखना। फ़ोन तो कट गया था, पर मुझे मीरा की चिंता होने लगी। आरव भी तो यूएसए से कल सुबह आ रहा है, कहीं जनाब जाते जाते ये तोहफा मीरा को ना दे जाए। परंतु मीरा का नंबर मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंधेरा था। चलो सुबह सुबह बता दूंगी। और अब मुझे भी नींद के झोंके आने लगे थे। मीरा भी सो ही रही थी कि अचानक हॉल का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कुछ देर तक वो आरव के रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ का इंतज़ार करती रही, पर कहीं कोई आहट नहीं सुनाई दी। कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं खो आया। इसी ख्याल मात्र से उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई, पर फिर बड़ी हिम्मत जुटाकर बाथरूम से वाइपर निकालकर दबे पांव हॉल में आई तो एकदम हैरान रह गई। बाहर लाउंज पर आरव एकदम बेसुध लेटा था, यहाँ तक कि उसके कदमों की आहट भी उसे जगा ना सकी। धीरे धीरे कदमों से भी उसके पास पहुंची, तब भी वो वैसे ही पड़ा रहा। अब वो थोड़ी ही सी घबरा गई थी। पहले भी ये अक्सर बाहर जाता रहा है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। आज ऐसी क्या बात हो गई जो ये ऐसे बेसुध है? कहीं पीने पिलाने तो नहीं लगा, या कहीं बेहोश तो नहीं है? ये सोचकर उसने उसके नाक के पास हाथ रखकर धीरे से चेक करा। कोई बदबू नहीं थी, पर उसके कोलोन की खुशबू ने यह शक दूर कर दिया था। आरव ने जूते तक नहीं उतारे थे और एक पैर भी नीचे था। उसने धीरे से दोनों पैर उठाकर ऊपर रखे और उसका चश्मा उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक उसका हाथ उसके गाल को छू गया। एक झटके से उसने हाथ हटा लिया। इतना गर्म, कहीं बुखार तो नहीं? लग तो ऐसा ही रहा है। बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने उसका चश्मा उतार कर टेबल पर रखा, उसके कंधे पर टिके लैपटॉप बैग को धीरे से हटाया, उसके जूते उतारकर दोनों पैर सीधे करे और ना चाहते हुए भी उसके माथे पर हाथ रखकर एक बार फिर देखा। माथा लगभग जल रहा था। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आरव ने एक बार भी आंखें खोलकर नहीं देखा था। बेसुध सा पड़ा हुआ आरव उसे किसी मासूम बच्चे सा लग रहा था। इस बुखार के कारण उसके चेहरे की रौनक कहीं खो गई थी। अपने रूम से दवाई लेकर आई, पर फिर ख्याल आया कि पता नहीं इसने कुछ खाया भी है या नहीं। खाली पेट दवा उल्टा ही असर करती है, ऐसा माँ कहती थी। दोबारा छूकर देखा तो बुखार की तपिश कुछ और ज्यादा बढ़ गई थी। हार कर ठंडे पानी की पट्टियां रखने का ही विकल्प उसे समझ में आया। चुपचाप किचन से एक बाउल में पानी और कपड़ा लेकर आ गई और पट्टी रखनी शुरू करी। करीब आधे घंटे तक पट्टियां रखने के बाद उसे बुखार की तेजी में कुछ कमी महसूस हुई, तो वह पुणे जोश से फिर पट्टियां रखने लगी। 1 घंटे बाद बुखार तो कम हो गया था, पर फिर भी आरव को ऐसे छोड़कर जाने का उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। वो वहीं आरव के सिरहाने पड़े सोफे पर पैर मोड़कर बैठ गई। नींद के झोंकों के बावजूद थोड़ी थोड़ी देर में उसकी आंख आरव का हाल देखने के लिए अपने आप खुल जा रही थी। सुबह करीब 6 बजे जब आरव ने पूरी रात के बाद करवट बदली और चेहरे पर आए तकलीफ कम होने पर आए सुकून को देखकर उसे भी राहत की सांस आई और वो धीरे से उठकर फ्रेश होकर चाय बनाने चल दी। आरव की आंख खुली तो पूरे घर में अदरक तुलसी वाली चाय की महक थी, ठीक वैसी जैसी चाय उसकी माँ बनाती थी जब वो विंटर ब्रेक में घर आता था। तो क्या माँ सचमुच?
या अभी भी वो सपना ही देख रहा है कि माँ उसके सिरहाने बैठी उसके माथे को अपने कोमल और शीतल हाथों से सहला रही थी। वैसे ही जब वो कभी बीमार पड़ जाता था और माँ पूरी पूरी रात उसके पास बैठी उसका सर सहलाती थी, वो एक बार फिर आंखें मूंद कर उस स्पर्श को महसूस करना चाहता था कि तभी सामने से मीरा एक ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आई। तो क्या किया रात भर? नहीं, इस मतलबी लड़की का कोई एहसान नहीं लेना मुझे। पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है, पहले माँ और फिर वृंदा को उससे दूर करके। वो झटके से उठकर अपने कमरे में जाना चाहता था, पर शरीर ने मन की बात मानने से इनकार कर दिया था। उठने की कोशिश में एक बार फिर लगभग वो भर्रा कर लाउंज पर गिर गया था। लेटे रहो, रात भर तेज बुखार था आपको। चाय पीकर कुछ खा लीजिए, तब तक मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। मीठे लेकिन दृढ़ शब्दों में मीरा उससे बोली। नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। वो कहना चाहता था, पर सामने प्लेट में रखे चीज़ ऑमलेट से उठती सुगंध और पेट में दौड़ते चूहों ने उसे याद दिलाया कि उसने फ्लाइट से पहले भी वृंदा से झगड़ा हो जाने के कारण कुछ नहीं खाया था, और इसी के साथ ना खाने के उसके सारे संकल्प ठेर हो गए थे। माँ भी जब कभी वो हॉस्टल से आता था, उसे उसका पसंदीदा चीज़ ऑमलेट बनाकर खिलाती थी। हालांकि उसने माँ को कभी बताया नहीं था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आरव, मीरा और वृंदा की जिंदगी क्या नया मोड़ लेगी, जानने के लिए देखती रहिए अनकहा इश्क।